नमस्ते बच्चों, मैं आपके विषय सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 16 स्त्रियां, जाति तथा सुधार का भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हम इसका प्रथम भाग पढ़ चुके हैं और प्रथम भाग में हमने पढ़ा था कि किस तरह से प्राचीन काल में स्त्रियों की दशा थी, वर्तमान में क्या है और उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए कितने समाज सुधारक उनके पक्ष में आगे आए। तो ये सब हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा दिया था। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में स्त्रियों के लिए सुधार। सभी बच्चे अपनी कॉपी निकाल लेंगे, पेन निकाल लेंगे और साथ के साथ हम आपको महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट कराते जाएंगे और आप ध्यान पूर्वक उन्हें नोट करते भी जाइए। तो महाराष्ट्र में समाज सुधार के कार्य बहुत से लोगों द्वारा किए गए। ज्योतिबा फूले तथा उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने पूना में एक कन्या विद्यालय की स्थापना की। ज्योतिबा फूले ने सक्रिय रूप से विधवा पुनर्विवाह का प्रचार किया। तो विधवा पुनर्विवाह का प्रचार किसने किया था? सावित्रीबाई फूले ने। उन्होंने अन्य समाज सुधारक जगन्नाथ शंकर सेठ तथा भाऊ दादाजी का समर्थन भी किया। एक अन्य सुधारक विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह समाज की स्थापना की। तो विधवा पुनर्विवाह समाज की स्थापना, विधवा पुनर्विवाह यानी कि विधवा जो होती थी उनका पुनर्विवाह, दोबारा से विवाह करने की योजना किसने चलाई थी? ये थे विष्णु शास्त्री पंडित जी ने 1850 ईस्वी में। गोपाल हरि देशमुख ने हिंदू समाज का तर्क संगत के आधार पर पुनर्संगठन का समर्थन किया, जबकि दादा भाई नरोजी ने पारसी समुदाय में सुधार के लिए एक संगठन का निर्माण किया। तो पारसी जो समुदाय था उसमें सुधार करने के लिए क्या किया? दादा भाई नरोजी ने एक संगठन का निर्माण किया। बंगाल में स्थापित ब्रह्म समाज से प्रेरित होकर महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। तो बंगाल में जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी उससे एक प्रार्थना समाज की स्थापना और की गई, उससे प्रेरित होकर। इसने स्त्रियों तथा निम्न जाति के लोगों के विभिन्न प्रकार से सहायता करने के लिए विभिन्न समाजों जैसे विधवा पुनर्विवाह समाज, दक्कन शैक्षणिक समाज तथा दलित उदार समाज की स्थापना की। तो 3 प्रकार के समाज की स्थापना हुई। कौन कौन से? विधवा पुनर्विवाह समाज, दक्कन शैक्षणिक समाज तथा दलित उदार समाज की स्थापना। महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण भंडारकर तथा बाल गंगाधर तिलक ने स्त्रियां तथा निम्न जाति के लोगों के मध्य शिक्षा के प्रसार के लिए आंदोलन चलाए। तो शिक्षा का प्रसार यानी कि जितनी स्त्रियां शिक्षित होंगी उतनी ही अपने समाज को आगे लेके जाएंगी, उतनी ही समाज तरक्की करेगा। अपने परिवार का भरण पोषण भी एक स्त्री को ही करना होता है, इसलिए उन्होंने स्त्री शिक्षा पर अधिक बल देते हुए शिक्षा के प्रसार में अपना योगदान दिया। गोपाल कृष्ण गोखले ने स्त्रियों एवं अन्य लोगों के कल्याण के लिए भारत समाज के सेवक नामक एक समाज की स्थापना की। तो भारत समाज के सेवक नामक की स्थापना किसने की? ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्यों की थी? स्त्रियों एवं अन्य लोगों के कल्याण के लिए। पूना में स्त्री शिक्षा के कार्य के लिए भारतीय महिला समाज तथा पूना सेवा सदन की स्थापना की गई। तो पूना में स्त्री शिक्षा के कार्य के लिए और भारतीय महिला समाज तथा पूना सेवा सदन की स्थापना की। क्योंकि स्त्री जितनी आगे बढ़ेगी उतनी ही देश में की तरक्की में भी अपना योगदान दे पाएगी। तो ये एक ऐसे समाज सुधारक थे जो स्त्रियों की शिक्षा पर अधिक बल देते थे। इस प्रकार बहुत से सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्त्रियों को समाज में उच्च स्तर प्रदान करने के लिए कार्य किए। तो वो समाज सुधारक कौन थे बच्चों? इनके आप
फोटो स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज्योतिबा फूले जी थे, एम.जी. रानाडे जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी। इनमें से बहुत से समाज सुधारक ने स्वयं को मात्र महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने संपूर्ण भारत के लोगों के लिए कल्याण कार्य किए। सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों दयानंद सरस्वती जी के बारे में। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। अक्सर परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है कि अक्सर परीक्षाओं में पूछ लेते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, तो उनके बचपन का नाम था मूल शंकर। वह 1824 ईस्वी में गुजरात के एक छोटे से कस्बे टंकारा में पैदा हुए थे। तो कहां पैदा हुए थे वे? 1824 में पैदा हुए थे और गुजरात के एक छोटे से कस्बे टंकारा में। उन्होंने बहुत कम आयु में ही मूर्ति पूजा में अपना विश्वास खो दिया था, यानी कि वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। ईश्वर को, परमात्मा को, अल्लाह को मानते तो थे, लेकिन वो मूर्ति में नहीं मानते थे, वो मन में मानते थे। इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा में अपना विश्वास पूर्ण रूप से खो दिया था तथा 1845 ईस्वी में अपना घर त्याग दिया था। अपना घर कब त्यागा? 1845 ईस्वी में। उन्होंने 1861 ईस्वी में तक एक सन्यासी के रूप में संपूर्ण भारत की यात्रा की। उन्होंने संपूर्ण भारत की यानी कि पूरे भारत की यात्रा की एक सन्यासी के रूप में। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया तथा वास्तविक हिंदू धर्म व संस्कृति के प्रसार का बीड़ा उठाया। तो हिंदू धर्म व संस्कृति के प्रसार का, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हिंदू धर्म का प्रसार किया, उसकी संस्कृति का प्रचार किया और यह बीड़ा उन्होंने उठाया। 1875 ईस्वी में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि बंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो 1875 में की थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने की थी। इस समाज में हिंदू समाज तथा धर्म के सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए गए। तो इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे देखते हैं। इसने जातिवाद का विरोध किया। जो भी उस समय जातिवाद चल रहा था तो उसको पूर्ण रूप से समाप्त करने का इस समाज जो जिस समाज की संस्थापना की थी तो उसने इसका पूर्ण रूप से विरोध किया तथा सभी लोगों में सहिष्णुता की शिक्षा दी, यानी कि सब अच्छी तरह से रहे, मिलजुल कर रहे, एक साथ रहे। यह शिक्षा इन्होंने इस समाज के माध्यम से दी। आर्य समाज ने बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, जातिवाद तथा सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों पर प्रहार किया। तो उस समय की जो कुप्रथाएं थी, जैसे बाल विवाह, जैसे छोटी उम्र में ही बच्चों का विवाह कर देना, बालिकाओं का विवाह कर देना, 12-13 वर्ष की बालिकाओं का ही विवाह कर देना, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, बहुत ज्यादा जो वहां पर पर्दा प्रथा थी उस समय की स्त्री को बिना पर्दे की बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, घर में भी वो पर्दा डालकर रखती थी। जातिवाद यानी कि बहुत जातिवाद फैला हुआ था उस समय कि जिस कदर समाज में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि बहुत से समाज सुधारकों को आगे आके कार्य करना पड़ा। सती प्रथा यानी कि सती प्रथा जैसे जिस स्त्री का पति गुजर जाता था उसी को उसके पति की चिता पर लेटा दिया जाता था, बैठा दिया जाता था और जिंदा ही जलने के लिए बाध्य किया जाता था। ऐसी सामाजिक बुराइयां समाज में फैली हुई थी जिन पर इस समाज ने, आर्य समाज ने क्या किया? प्रहार किया। आर्य समाज ने भारत में विशेषतः उत्तर भारत में अनेक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की। तो आर्य समाज ने उत्तर भारत में क्या की? शैक्षणिक संस्थाओं की, यानी कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को शिक्षित किए जाने पर बल दिया गया। इनमें गुरुकुल लड़कों के लिए, कन्या गुरुकुल लड़कियों के लिए, DAV विद्यालय तथा कॉलेज थे। इन शैक्षणिक संस्थानों ने लड़के तथा लड़की दोनों को शिक्षित करने में योगदान दिया। उपरोक्त में से प्रथम दो संस्थान संस्कृत
वेद तथा आयुर्वेद की शिक्षा देते थे। तो ऐसे उन्होंने संस्थान की स्थापना की जहां पर संस्कृत और वेद आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी, जबकि डीएवी कॉलेज मानविकी तथा विज्ञान की आधुनिक शिक्षा देता था। इन शैक्षणिक संस्थानों ने सामान्य रूप से शिक्षा, ज्ञान तथा सीखने में अपना योगदान प्रदान किया। स्वामी दयानंद ने स्वतंत्र आंदोलन को भी प्रभावित किया। बहुत से राष्ट्रीय नेता, जिनमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय तथा गोपाल कृष्ण गोखले शामिल हैं, उनसे बहुत अधिक प्रभावित थे। तो दयानंद सरस्वती जी ने स्वतंत्र आंदोलन को प्रभावित किया और बहुत से राष्ट्रीय नेता, जिनमें से बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और गोपाल कृष्ण गोखले, इनसे क्या हुए, बहुत अधिक प्रभावित हुए, इनके कार्यों से बहुत अधिक प्रभावित हुए। तो ज्ञान कोश में पढ़ लेते हैं बच्चों एक बार। गांधी जी स्त्रियों के प्रति होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध थे, यानी कि जो भी स्त्रियों के प्रति भेदभाव किए जाते थे वो उसका विरोध करते थे तथा इसे एक काल भ्रम मानते थे। उन्होंने बहुत सी स्त्रियों को सामाजिक तथा राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पर्दा प्रथा को समाज के कलंक के रूप में परिभाषित किया, यानी कि जो पर्दा प्रथा थी, पर्दा प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसका उन्होंने पूर्ण रूप से विरोध किया। क्योंकि अगर स्त्री को पर्दे में रखा जाएगा, सारे काम वह पर्दे में करेगी, तो वह कभी अपनी देश की तरक्की में योगदान पूर्ण रूप से नहीं दे पाएगी। इसीलिए गांधी जी इसका विरोध करते रहे। यह स्त्रियों की गतिशीलता में प्रतिबंध लगाता था। गतिशीलता यानी कि आगे स्त्री पर्दे के कारण नहीं बढ़ सकती थी। अपनी नई तालीम योजना में उन्होंने स्त्रियों की पुरुष के समान शिक्षा का समर्थन किया, यानी कि स्त्रियों को अगर शिक्षा दी जाए तो पुरुषों की समान दी जाए, उन्हें समान अधिकार इस समाज में दिए जाने चाहिए। अब पढ़ते हैं बच्चों हम सर सैयद अहमद खान को। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समुदाय में प्रचलित बहु विवाह व पर्दा प्रथा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पुरुषों के लिए उपलब्ध तलाक स्त्रियों के प्रति अन्याय है तथा यह हर प्रकार से तर्कहीन है। उन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया तथा स्त्रियों की दुर्दशा के प्रति मुस्लिम समाज में जागरूकता का प्रसार किया। तो उस समय जो चल रहा था कि तलाक देकर कोई भी पुरुष दूसरा विवाह कर सकता था, बहु विवाह कर सकता था, यानी कि बहुत सारे विवाह वह कर लेता था। एक स्त्री से विवाह करने के बाद उसे तलाक देता था, दूसरी स्त्री से तलाक भी करने के बाद तीसरी स्त्री से विवाह कर लेता था। तो इसका क्या कारण था, इस सर सैयद अहमद खान ने इसका पूर्ण रूप से विरोध किया था और वह स्त्री शिक्षा को लेकर ज्यादा सतर्क थे, उसके समर्थन में थे। स्त्रियों की दुर्दशा के प्रति मुस्लिम समाज में उन्होंने क्या किया था, जागरूकता का प्रसार किया था। उन्हें अधिक से अधिक जागरूक करने के लिए वह सामने आए थे। समाज सुधार का स्त्रियों पर प्रभाव। हिंदू तथा मुस्लिम समाज में हुए समाज सुधार आंदोलन स्त्रियों के जीवन में परिवर्तन की शुरुआत लेकर आए। वर्तमान में स्त्रियों की प्रगति को उस समय का प्रभाव कहा जा सकता है। स्त्री शिक्षा तथा उससे संबंधित बने कानूनों ने इनकी स्थिति में सुधार लाने में सहयोग प्रदान किए। तो स्त्री शिक्षा तथा उससे संबंधित जो भी कानून बने, उसने क्या किया, उसने स्त्रियों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। स्त्रियों ने सामाजिक जीवन में भाग लेना प्रारंभ कर दिया, यद्यपि उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देखिए, स्त्री धीरे धीरे स्त्रियों का समाज में विकास तो होने लगा, वह आगे तो बढ़ने लगी, लेकिन कुछ कठिनाइयां, कुछ समस्या जो थी अभी भी उनके सामने खड़ी थी। ऐसा अधिकांश देखा गया है कि विद्यालय जाने वाली लड़कियों को पुरुष द्वारा ताने दिए गए, किंतु एक सकारात्मक शुरुआत हो चुकी थी। लड़कियां क्या थी, धीरे धीरे अब विद्यालय की ओर बढ़ने लगी थी, शिक्षित होने लगी थी, तो समाज में परिवर्तन होना शुरू हो गया था। लेकिन कुछ समस्या, कुछ कठिनाइयों का सामना उन्हें अपने जीवन काल के दौरान करना पड़ा। कैसी समस्या कि पुरुषों के द्वारा उन्हें ताने दिए जाते थे जब वह विद्यालय के लिए जाया करती थी, किंतु एक सकारात्मक शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ तक कि स्वतंत्रता से पूर्व भी इसने अपने प्रभाव दिखाया, जब स्त्रियां जैसे सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, रमाबाई रानाडे आदि आगे आईं।
और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। आधुनिक समय में अनेक स्त्रियां विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसी महिलाएं रही हैं, इन 3 महिलाओं का जिनका हमने आपको नाम बताया है और आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जिन्होंने अपने समाज को शिक्षित करने में, लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करने में, उन्हें आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दिया और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वह अपनी देश की तरक्की में भी योगदान देती रही। अब देखिए बच्चों, जाति प्रथा। आगे बढ़ने से पूर्व आइए जानते हैं कि जाति प्रथा क्या है। प्राचीन काल में हिंदू समाज 4 समुदाय में बटा हुआ था, जिसे वर्ण कहा जाता था। ये वर्ण ब्राह्मण, पुजारी, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कर्मचारी थे। तो देखिए यहाँ पर 4 वर्ण दिए गए हैं, जैसे कि ब्राह्मण का कार्य क्या था, पुजारी का था कि मंदिरों में वह पूजा पाठ से संबंधित कार्य देखते थे। क्षत्रिय का कार्य क्या था, वह एक योद्धा के रूप में जाने जाते थे। वैश्य का क्या था कि वह व्यापारी के रूप में जाने जाते थे। और शूद्र का कार्य क्या था, वह एक कर्मचारी के रूप में जाने जाते थे। प्रारंभ में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को चयनित करने के लिए स्वतंत्र था। पहले का जो समय था वह अपने कार्य अपने अनुरूप चुन सकता था, लेकिन वैश्य माता पिता के यहाँ जन्मा व्यक्ति पुजारी बन सकता था। देखिए यहाँ पर पुजारी कौन बन सकता था, वैश्य यानी कि व्यापारी परिवार में जन्मा व्यक्ति पुजारी बन सकता था। इस प्रकार ये वर्ण पूर्णतः व्यवसाय पर आधारित थे, जो लोगों द्वारा अपनाए जाते थे। किसी के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, क्योंकि सभी वर्ग को समाज के सुचारू रूप से चलाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। हालांकि यह व्यवस्था समय के साथ निम्नीकृत हो गई। जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता गया, वैसी वैसी लोगों की सोच में, विचारों में भी परिवर्तन होता गया और यह व्यवस्था धीरे धीरे निम्नीकृत हो गई। जब व्यवसाय का चुनाव जन्म के आधार पर होने लगा, अब एक सुनार का पुत्र ही सुनार तथा एक पुजारी का पुत्र ही पुजारी बन सकता था। तो लोगों ने अपने मन में ऐसी धारणाएं बना ली थी कि जिसके यहाँ पर जो व्यक्ति जन्मा है वह उसी कार्य के लिए सक्षम है, अन्य व्यक्ति नहीं। तो ऐसा जाति के आधार पर भेदभाव किया जाने लगा। समय के साथ यह व्यवस्था और भी जटिल हो गई, जिसमें व्यक्ति अपने पैतृक व्यवसाय को अपनाने के लिए बाध्य हो गया। यानी कि जैसे जैसे समय बदलता गया, वैसी वैसी समस्याएं भी और जटिल होती गई कि अगर किसी के माता पिता जो कार्य करते थे वही उसके बच्चों को भी करने के लिए बाध्य किया जाने लगा। एक ऐसे समाज का निर्माण हो चुका था और उसे अन्य व्यवसाय चुनने की अनुमति भी नहीं थी, और यह समाज उसे किसी अन्य व्यवसाय में जाने की अनुमति नहीं प्रदान करता था। परिणामतः बहुत सी कुरीतियां सामने आई। प्रथम 3 वर्ग के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, स्वयं को चौथे वर्ण शूद्र से श्रेष्ठ समझने लगे। यानी कि जो कर्मचारी लोग थे उन्हें निम्न वर्ग का समझने का कार्य किसने किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य ने, और वह अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे। उन्होंने उन पर बहुत से प्रतिबंध लगा दिए तथा उनके साथ बहिष्कृत जैसा व्यवहार करने लगे। यानी कि उसे गांव से, नगरों से उस जाति के लोगों को बहिष्कार कर दिया जाता था। उनके प्रति इतना ऋण व्यवहार वे लोग करते थे। यहीं से समाज में अनेक कुरीतियों का आरंभ हुआ। इनमें से कुछ कुरीतियां निम्न थी। कौन कौन सी पढ़ते हैं? जन्म के आधार पर भेदभाव। किसी व्यक्ति को अपना पैतृक व्यवसाय चुनने के लिए बाध्य किया जाता था। यानी कि जो उसके माता पिता, जो उसके पिता का कार्य था वही उसके बच्चों को भी करना होता था, तथा उसे अन्य व्यवसाय चुनने की अनुमति नहीं दी जाती थी। यानी कि उस बच्चे को अपने पिता से, जो उसके पिता कार्य करते आए हैं, जो उसकी माता कार्य करती आई हैं, वही उस बच्चे को कार्य करने के लिए दिया जाता था। अगर वह बच्चा स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को चुनना भी चाहे तो इसकी अनुमति वो समाज नहीं देता था, चाहे वह उसके लिए योग्य ही क्यों ना हो,
चाहे व्यक्ति कितना भी योग्य हो, लेकिन ये समाज उसे अनुमति नहीं देता था। इस प्रकार एक निम्न जाति के विद्वान को भी शिक्षा की अनुमति नहीं दी जाती थी। यानी कि अगर कोई निम्न जाति का बच्चा बालक विद्वान है तो उसे शिक्षा ग्रहण करने की भी अनुमति नहीं दी जाती थी। ये भेदभाव खान पान, रहन सहन तथा अन्य क्षेत्र में भी था। एक ही जाति में विभिन्न उपजातियां बन गई। उदाहरण के लिए ब्राह्मण में कुछ जाति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानती थी। जो ब्राह्मण जाति थी वह अन्य जातियों से अपने आप को श्रेष्ठ मानती थी। धार्मिक प्रतिबंध, विभिन्न जातियों विशेषतः निम्न जाति पर बहुत से धार्मिक प्रतिबंध थोपे गए। इन जातियों के लोगों को मंदिर तथा अन्य धार्मिक स्थलों पर प्रवेश करना वर्जित था। जो निम्न जाति के लोग थे उन्हें धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया। उन्हें मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी, पूजा करने की अनुमति नहीं थी और उन्हें पूर्ण रूप से बंदित कर दिया गया। सामाजिक प्रतिबंध, इसी प्रकार बहुत से सामाजिक प्रतिबंध भी लगाए गए, जैसे पार्क में प्रवेश ना करना, सामुदायिक कुओं से पानी ना लेने देना, कुछ निश्चित दुकानों से वस्तुएं न खरीदने देना आदि। तो पहले के समाज में कैसी कुप्रथाओं ने जन्म लिया कि अगर निम्न जाति का कोई व्यक्ति है तो वह सार्वजनिक कुएं से पानी तक नहीं ले सकता था। ऐसे प्रतिबंध भी लगाए गए। किसके कारण? जाति प्रथा के कारण। पार्क में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी और सामुदायिक जो कुएं थे या दुकानें थी उन पर भी प्रतिबंध पूर्ण रूप से उन लोगों के लिए लगाए गए। फोर्थ है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता जाति प्रथा का सबसे बड़ा कलंक है। इसमें एक निम्न जाति के व्यक्ति को उच्च जाति के व्यक्तियों के संपर्क में आना वर्जित था। यानी कि अगर कोई निम्न जाति का व्यक्ति है तो उच्च जाति के अगर वह संपर्क में आ गया है या उसने उसकी परछाई को देख लिया है या उसे हाथ लगा दिया है तो यह पूर्ण रूप से वर्जित था। यदि कोई निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति के व्यक्ति के संपर्क में आता था तो उच्च जाति का व्यक्ति स्वयं को अशुद्ध हुआ समझता था। यानी कि अगर किसी निम्न जाति के व्यक्ति ने किसी उच्च जाति के व्यक्ति को पानी अपने हाथ से दे दिया है या उसके टिफिन को हाथ लगा दिया है या उसके अन्य किसी सामान को हाथ लगा दिया है तो वह उस सामान को या अपने आप को अशुद्ध मानता था। किसके कारण? कि निम्न जाति के व्यक्ति ने उसकी चीजों को स्पर्श कर लिया और इसके लिए प्राय निम्न जाति के व्यक्ति को सजा भी दी जाती थी। देखिए कितना बड़ी कुप्रथा थी अस्पृश्यता के। उसके लिए उन मनुष्यों को सजा तक दी जाती थी। जाति प्रथा का प्रभाव, जाति प्रथा के बहुत से दुष्परिणाम हैं जिनमें से कुछ प्रमुख निम्न हैं। समाज में खंड, समाज एक इकाई के रूप में नहीं बल्कि यह जाति के आधार पर अनेक खंडों में विभाजित किया गया। जब किसी जाति के व्यक्ति का उत्पीड़न किया जाता तो अन्य जाति के व्यक्ति दूर रहते थे। तो समाज में क्या हो चुके थे? खंड हो चुके थे। कोई अनुसूचित जाति का था, कोई जनजाति का था, कोई ब्राह्मण था, कोई क्षत्रिय था। तो ये खंडों में विभाजित कर दी गई थी जातियां। तो अगर किसी जाति पर किसी भी प्रकार से कोई उत्पीड़न हो रहा है तो अन्य जाति का व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप नहीं करता था। सेकंड है राष्ट्रीय एकता का अभाव। एक बटे हुए समाज का परिणाम मात्र राष्ट्रीय विभेद हो सकता है, जिसके कारण भारत ने आक्रमणकारियों तथा विदेशियों के हाथों लंबे समय तक कष्ट झेला। तो समाज क्या था? समाज जाति के आधार पर बढ़ चुका था, राष्ट्रीय एकता पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी और इसका परिणाम क्या हुआ कि आक्रमणकारी जो थे, भारत पर आक्रमण करने वाले थे या विदेशी जो थे, उन्होंने भारत पर धीरे धीरे अधिकार कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि यह भारत पहले से ही जातियों में बटा हुआ था, यहाँ पर एकता खत्म हो चुकी थी। थर्ड है संकुचित दृष्टिकोण। जाति प्रथा लोगों के दृष्टिकोण को संकुचित कर देती थी। समाज की प्रगति व विकास जाति प्रथा के चारों ओर ही घूमता रहता था। यही कारण था कि मध्यकाल के दौरान कोई प्रगति नहीं हुई। तो लोगों की सोच को, लोगों के विचारों को क्या कर दिया था? इस जाति प्रथा ने संकुचित कर दिया था। वह केवल अपने बारे में सोचती थी। समाज में व देश की तरक्की में उन्होंने योगदान देना बंद कर दिया था।
प्रतिभा का उपयोग ना हो पाना, निम्न जाति के प्रतिभाशाली बच्चों को विकसित नहीं होने दिया जाता, जिस कारण बहुत सी प्रतिभाएं व्यर्थ हो जाती थी। तो अगर कोई बच्चा निम्न जाति में जन्म ले चुका है लेकिन वह प्रतिभाशाली है, बहुत ही होशियार है, तो उसे क्या कर दिया जाता था? उसे शिक्षित नहीं होने दिया जाता था, उसे समाज में आगे बढ़ने से रोका जाता था। तो ऐसी भी जो समस्याएं हैं वह निम्न जाति के लोगों को अपने जीवन काल में देखने को मिली हैं। अब है बच्चों जाति प्रथा के लिए तर्क। उपरोक्त विचारों की दृष्टि से बहुत से समाज सुधारकों ने जाति प्रथा के सुधार का कार्य किया। उन्होंने मुख्य तर्क निम्न थे। तो सामाजिक उन्नति, तो समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता यदि उसके किसी खंड को उन्नति करने से रोका जाए। तो एक समाज कब तरक्की करता है? जब उसमें रहने वाले नागरिक तरक्की करते हैं, तभी एक समाज तरक्की कर सकता है। जब उस समाज के व्यक्तियों को जाति के आधार पर रोका जाएगा तो एक ऐसे समाज का विकास असंभव हो जाता है, वह समाज तरक्की नहीं कर सकता। तो समाज की तरक्की में योगदान तभी हो सकता है जब सभी को समान अवसर मिले। राष्ट्रीय एकता, यदि समाज के किसी भाग को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने से रोका जाता है तो यह राष्ट्रीय शक्ति को छीन कर देता है। लोकतांत्रिक विरोधी, जाति के आधार पर समाज का बंटवारा लोकतांत्रिक विरोधी है, क्योंकि समानता, न्याय तथा स्वतंत्रता के आदर्शों का इसमें अनुकरण नहीं किया जाता। लोकतांत्रिक विरोधी यानी कि जाति के आधार पर समाज का बंटवारा लोकतांत्रिक विरोधी है। जाति के आधार पर हम मनुष्य को नहीं बांट सकते, क्योंकि समानता, एक समान न्याय सभी के लिए आवश्यक होता है और यह हमारे भारत का संविधान भी कहता है कि सभी को समान अवसर दिए जाने चाहिए। फोर्थ है संकुचित दृष्टिकोण। जाति प्रथा संकुचित दृष्टिकोण को उत्पन्न करती है, जिसका परिणाम अवैज्ञानिक सोच होती है। किसी देश के लोग संकुचित दृष्टिकोण के साथ प्रगति नहीं कर सकते। अपनी ही केवल जाति का विकास, अपनी ही जाति का उत्थान सोचने वाले व्यक्ति कभी देश की तरक्की में अपना योगदान नहीं दे सकते। हमें अपनी सोच ऐसी बनानी होगी कि जो हम सभी को समान दृष्टि से देखें, सभी के लिए समान अवसर प्रदान करें, तभी हम अपने भारत की तरक्की में योगदान दे सकते हैं। फिफ्थ है व्यक्तिगत उन्नति। एक गुणवान बच्चे का जन्म उच्च तथा निम्न दोनों ही जातियों में हो सकता है। यह समाज का उत्तरदायित्व है कि वह उस गुणवान बच्चे को योग्य अवसर प्रदान करे, ताकि वह समाज, वह देश की उन्नति तथा विकास में अपना योगदान दे सके। तो देखिए बच्चों, एक व्यक्ति की उन्नति या समाज की उन्नति या देश की उन्नति उस देश में रहने वाले नागरिक पर ही निर्भर करती है। अगर प्रतिभा किसी बच्चे के अंदर है, चाहे वह निम्न जाति में पैदा हुआ हो या उच्च जाति में पैदा हुआ हो, एक समाज का कर्तव्य है, एक समाज का उत्तरदायित्व है कि उसको आगे बढ़ने से ना रोका जाए और उसे समान अवसर दिए जाएं। तो देखिए बच्चों, यह भाग हमारा यहीं समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों के अच्छे से ये पाठ आ चुका होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, घर पे इसे अच्छे से रीडिंग करनी है और ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।